नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं अनीश शर्मा उड़ान इंडिया एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीजीपीएससी प्री 2026 के लिए बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिएगा साइंस के जो क्वेश्चन है एवरेज वो क्या है, जिसमें साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और प्लस इन्वायरमेंट ऐसा करके 50 जो लगभग जीएस के प्रश्न रहते हैं, उसमें से एवरेज मैं बात करूं तो 6-7 एवरेज बता रहा हूं, औसत 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और सभी सब्जेक्ट को आपको क्या है ध्यान में रखना है, और जिसका वेटेज ज्यादा उसको उस हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कौन सा वाइटामिन लाल रक्त कोशिका मतलब होता है रेड ब्लड सेल या आरबीसी के निर्माण, है ना, तंत्रिकीय कार्य प्रणाली का मतलब होता है नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क और मेरुरज्जु शामिल है। डीएनए संश्लेषण, डीएनए क्या होता है, हमारा एक आनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल के संश्लेषण से जुड़ा हुआ है। और ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यदि आप ऑलरेडी क्या है टॉपिक को पढ़ चुके हो और रिवाइज कर रहे हो या प्रैक्टिस करना चाहते हो एमसीक्यू की, तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और जिन लोग की तैयारी नहीं हुई है वो पढ़ेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ज्यादा रहेगा। अच्छा है ना, अभी आप साथ में देखते जाइए। एक चीज मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये जो प्रश्न है वो विटामिन का है, और हमेशा ध्यान रखेंगे विटामिन के जो क्वेश्चंस हैं वो सीजीपीएससी और व्यापम के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो विटामिन के जो क्वेश्चन है सीजीपीएससी और है ना, और व्यापम के एग्जाम में आते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। यूजुअली इसके अलावा दूसरे कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, B12, K, B7 और E। तो विटामिन B12 जो रहता है ये क्या है, आरबीसी को बनाता है, हमारा क्या है नर्वस सिस्टम के फंक्शन मतलब ब्रेन, और क्या करेगा जेनेटिक मटेरियल डीएनए को सिंथेसाइज करता है। तो इसका आंसर होगा विटामिन B12। विटामिन अगर आपको ये आंसर नहीं पता तो एलिमिनेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे आपको बाकी के बारे में पता होना चाहिए इसके लिए। जैसे विटामिन के क्या करेगा, ब्लड क्लॉटिंग करता है ना, चोट लगने के बाद ये क्या करेगा, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। B7 को तो बायोटीन बोलते हैं, और ये बालों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है और टूटने से बचाता है। तो ये तो इसका रिलेशन हेयर से। विटामिन ई जो रहता है उसका संबंध कहाँ से है ना, विटामिन ई जो है उसका संबंध स्किन से है। तो स्किन को हेल्दी रखने में ये क्या है उपयोगी है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आपको पता है बाकी के ऑप्शन तो भी आप क्या है आंसर के पास पहुंच सकते हो, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत मतलब लीवर में होता है, किंतु इसका संग्रहण कहाँ होता है ये पूछा गया है। तो हम लोग जो खाना खाते हैं, जो भोजन रहता है, भोज्य पदार्थ, वो यूजुअली क्या है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है ना, और वो ग्लूकोज क्या है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्लूकोज और ग्लाइकोजन दोनों के दोनों एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है। आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है तो बॉडी में स्टोर कहाँ पे होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, लीवर, स्प्लीन, लीवर एंड मसल, और एक डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। ठीक है, अब देखिएगा इस प्रश्न में यूजुअली 90% लोग ना किसमें ऑप्शन में टिक करेंगे, लीवर में। ठीक है, क्लियर। उनको अधिकांश लोगों को यही पता है कि लीवर क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करके रखता है, स्टोर करके, और आवश्यकता पड़ने पर क्या है वो हमको ऊर्जा प्रदान करता है। बट ध्यान रखिएगा ग्लाइकोजन केवल लीवर में ही स्टोर नहीं होता है, ग्लाइकोजन इसके अलावा मसल में भी स्टोर होता है। तो इसका आंसर क्या है ना, इसका आंसर आएगा क्या, ए और सी, सॉरी ए और बी नहीं, ए और सी आएगा इसका आंसर, है ना। तो ये दोनों आंसर आएंगे इसके। ए मतलब ये लीवर तो है ना, तो लीवर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लीवर के साथ मसल भी लिखा है, तो ये दोनों सही है क्योंकि मसल में भी होता है। ठीक है,
ये मसल में भी क्या है, स्टोर होता है। तो ये दो ऑप्शन दोनों सही है। कौन कौन सा, पहला वाला और क्या है तीसरा वाला। तो यहाँ ए और सी आएगा आंसर। स्प्लीन में किसी भी प्रकार का ग्लाइकोजन का संग्रह नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है उत्परिवर्तन का कारण है, और ये प्रश्न कई बार आ चुका है ऑलरेडी एग्जाम में, है ना। उत्परिवर्तन, तो क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, क्रोमोसोम में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन, डीएनए में परिवर्तन और उपर्युक्त सभी, है ना। तो ये क्या है, चार ऑप्शन क्या है दिया हुआ है, ठीक है। म्यूटेशन देखिएगा क्या है, म्यूटेशन इसमें ना हिंदी शब्द को पकड़ेंगे उत्परिवर्तन, तो परिवर्तन वर्ड, तो परिवर्तन का मतलब क्या होता है, परिवर्तन का मतलब होता है चेंजेस, है ना। परिवर्तन का मतलब होता है चेंजेस, ठीक है। किसमें परिवर्तन, ये जो है हमारे अनुवांशिक पदार्थों में परिवर्तन, परिवर्तन की क्या बात हो रही है, कहाँ के परिवर्तन की, तो जेनेटिक मटेरियल या अनुवांशिक पदार्थों के मटेरियल में चेंजेस की बात हो रही है। हमारे शरीर में अनुवांशिक पदार्थ क्या क्या होते हैं, तो हमारे शरीर में अनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए, जीन और क्रोमोसोम। तो डीएनए, जीन और क्रोमोसोम क्या है, हमारे शरीर में अनुवांशिक पदार्थ हैं, जेनेटिक मटेरियल। इसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो इसमें क्या है, चेंजेस दो प्रकार के होते हैं यहाँ परिवर्तन, एक होता है सेल्फ म्यूटेशन, है ना, एक होता है सेल्फ म्यूटेशन, और दूसरा जो होता है इंड्यूस्ड म्यूटेशन, है ना, इंड्यूस्ड म्यूटेशन। तो सेल्फ और इंड्यूस में क्या अंतर है, सेल्फ मतलब स्वयं से अपने आप जो मतलब नेचुरली जो चेंजेस आते हैं, और इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित, है ना, कोई फैक्टर या कारक जो कि क्या है चेंजेस के लिए जिम्मेदार है। फैक्टर या कारक क्या हो सकता है, जैसे कि रेडिएशन, रेडिएशन मतलब रेडियो एक्टिव तत्वों, जैसे कि क्या है रेडियम या यूरेनियम से निकलने वाला गामा रेडिएशन, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो मोबाइल के टावर और मोबाइल और बाकी चीज़ों जो भी उसके सोर्स हैं वहाँ से क्या है रिलीज होता है। तो ये जो चेंजेस होते हैं, इस चेंजेस को इसका जो सिद्धांत है ना, इस परिवर्तन का सिद्धांत किसका, जेनेटिक मटेरियल के परिवर्तन का सिद्धांत एक वैज्ञानिक थे, है ना, जिनका नाम था ह्यूगो डी विरीज, ठीक है, एक वैज्ञानिक जिनका नाम था ह्यूगो डी विरीज, उन्होंने दिया था, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप ऑप्शन देखोगे तो हमारे जेनेटिक मटेरियल, तो इसमें क्रोमोसोम, जीन और डीएनए तीनों दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा आंसर, इसका क्या हो जाएगा आंसर डी, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। तो हमारे जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि सभी के सभी जेनेटिक मटेरियल है, इसमें जो परिवर्तन को ही उत्परिवर्तन बोलते हैं, है ना, और इसका सिद्धांत ह्यूगो डी विरीज के द्वारा दिया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी कुछ एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है व्यापम और पीएससी के, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये अगला प्रश्न है, मनुष्यों में रोग से कालाजार किसके काटने से फैलता है, ठीक है। कालाजार देखिएगा, ये ना प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है मैं पहले आपको बता दूं, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, देखिए, है ना, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो कालाजार रहता है, कालाजार को क्या है ब्लैक फीवर भी कहा जाता है, कालाजार को ब्लैक फीवर भी कहा जाता है ना। 2024 में क्या हुआ था, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, भारत को कालाजार से ना मुक्त घोषित किया गया, मुक्त घोषित कर दिया, है ना। 2024 में क्या किया है, 2024 में क्या किया गया है ना, WHO के द्वारा भारत को मुक्त किया गया है। किस रोग से किस रोग से, कालाजार से मुक्त घोषित किया, या जिसको ब्लैक फीवर के नाम से जाना जाता है। किसके काटने से फैलता है ये पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न, है ना। तो चार ऑप्शन दिया गया है, सैंड फ्लाई, हाउस फ्लाई, बेड बग और लाउस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्या है सैंड फ्लाई, ठीक है। इसका आंसर क्या है सैंड फ्लाई, फ्लाई मतलब मक्खी, है ना, फ्लाई मतलब मक्खी, तो मक्खी के काटने से फैलता है। और इससे रिलेटेड मैं आपको एक चीज और बता दूं, कालाजार से रिलेटेड, है ना, कालाजार में ना दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है, यहां से भी प्रश्न बन सकता है।
इसका एक वाहक होता है, वाहक मतलब कैरियर, और एक होता है कारक, है ना। तो क्या होता है, इसका वाहक है सैंड फ्लाई, है ना। तो सैंड फ्लाई की बॉडी में क्या है, प्रोटोजोआ क्या होता है, प्रोटोजोआ एक सूक्ष्म जीव है, वो अटैच हो जाता है या चिपक जाता है ना, जिसका नाम क्या है, लेशमैनिया डोनोवेनी। ठीक है, तो जिसका नाम क्या है, लेशमैनिया डोनोवेनी। तो लेशमैनिया डोनोवेनी क्या होता है, ये सैंड फ्लाई के बॉडी में अटैच हो जाता है और ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है मक्खी के काटने से। तो डायरेक्ट लेशमैनिया हमारे बॉडी में नहीं आता, सैंड फ्लाई के बॉडी में चिपकता है मक्खी के, उसके काटने से फिर क्या है, हमारी बॉडी में आता है। इसीलिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एक वाहक और एक कारक, है ना, क्लियर। और वाहक और कारक वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, मलेरिया भी इसका एक ऐसी एग्जाम्पल है। तो मलेरिया में वाहक होता है मच्छर, है ना, मादा एनोफिलीज, और उसका कारक होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो ये ध्यान रखेंगे, तो इस हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है ना। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन एक प्रकार से इसलिए भी इजी हो जाता है कि अगर आपको लगभग दो इसमें बना लोगे, दो को मैच कर लोगे, है ना, तो तीसरा चौथा ना ऑप्शन देख के वैसे बन जाता है ना। लेकिन क्या है, उसमें से ये है शर्त कि भाई वो 4 में से 2 या 3 पता रहना चाहिए हमको। अब नहीं पता रहेगा तो फिर दिक्कत है ना। तो इजी तब है जब आपको वो फैक्ट पढ़े हुए होगे तब, है ना। तो इसमें क्या, मैच द फॉलोइंग में क्या है, इधर डीएनए का स्ट्रक्चर, ABO ब्लड ग्रुप, जंपिंग जीन का सिद्धांत और रेगुलेटरी जीन, है ना, इसको किस किस वैज्ञानिक ने खोजा या उसका सिद्धांत दिया, ये आपसे पूछा गया है ना, ये आपसे पूछा गया है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो पता है उसको देख लीजिए, फिर ऑप्शन के हिसाब से बन जाएगा, या चारों पता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिएगा, ये ABO ब्लड ग्रुप है ना, ABO ब्लड ग्रुप मतलब ब्लड ग्रुप को किसने खोजा था, तो ब्लड ग्रुप को क्या है, कार्ल लैंडस्टीनर नामक ना वैज्ञानिक ने खोजा था। तो ब्लड ग्रुप को लैंडस्टीनर ने खोजा था, और ब्लड ग्रुप के एंटीजन जो रहते प्रोटीन, उसी के आधार पर ब्लड ग्रुप को डिवाइड किया था। ठीक है, क्लियर। डीएनए की संरचना, तो डीएनए की संरचना किसके द्वारा दी गई थी, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। और इन्होंने क्या किया था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बताया था, इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बताया था। और इसके लिए वाटसन और क्रिक को मेडिसिन का नोबेल प्राइज भी दिया गया है। ठीक है, इसके लिए क्या है, इनको क्या है, मेडिसिन का नोबेल प्राइज भी दिया गया है, किनको, वाटसन और क्रिक को। तो डबल हेलिक्स मॉडल इन्होंने या द्विकुंडली संरचना को प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसके बाद क्या है, अपना जंपिंग जीन, बारबरा मैकलिनटॉफ, है ना, इन्होंने सिद्धांत दिया था। और लास्ट में बच जाएगा जैकब मोनार्ड। तो आपको दो भी पता है तो भी आप क्या है, मैच कर पाओगे इसको, है ना, दो भी पता है तो भी क्या है, मैच हो जाएगा। बट कई बार प्रश्न कठिन होता है, तो 2 मैच करने से नहीं, कई बार तीन मैच होते रहते हैं तब बनता है। तो वही है, आपको फैक्ट पता रहेगा तब बना पाओगे इसको, है ना। ठीक है, क्लियर। तो कम से कम 2 फैक्ट तो पता रहे 4 में से, तब ये बनता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, प्याज या अनियन पूछा गया, ये क्या है ना, प्रकंद मतलब राइजोम, बल्ब, ट्यूबर और कॉम, है ना। ठीक है, तो बल्ब, ट्यूबर और क्या है, कॉम, ये पूछा गया, इन चारों में से क्या है। देखिएगा, इस प्रकार का प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है पीएससी व्यापम में, यूजुअली लोगों को पता नहीं रहता। हम लोग क्या सोचते हैं, प्याज क्या होगा, ये रूट है, रूट मतलब जड़, क्योंकि वो जमीन के अंदर से निकलता है। बट बायोलॉजिकली ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो जमीन के अंदर रहेगा वो रूट या जड़ रहेगा, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ठीक है, इसके भी कारण है। ठीक है, तो जड़ और तना की पहचान उसके मॉर्फोलॉजी मतलब उसको देख के, है ना, कि उसमें नोड है, इंटरनोड है, एडवेंटिशियस रूट्स हैं, उसको देख के किया जाता है। और उसको टीएस सेक्शन को काट के, है ना, जाइलम और फ्लोएम की रिंग से भी जड़ और तने की पहचान होती है। ऐसा कुछ बिल्कुल भी सिद्धांत नहीं है बायोलॉजी में कि क्या है, जमीन के अंदर है वही जड़ है। ठीक है, तो देखिएगा, ये चारों का चारों जो दिया गया ऑप्शन, ये ना तने का प्रकार है,
ठीक है, ये तने का प्रकार है चारों का चारों जो ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, इसमें से प्याज क्या है, प्याज जो होता है तना होता है। तो प्याज तना है, इसको देख के कैसे जानेंगे? सबसे पहले क्या टीएस में देखेंगे तो टीएस में जाइलम और फ्लोएम की रिंग तने में ज्यादा होती है जड़ की तुलना में, उससे पहचान होता है। और प्याज में क्या है, अपस्थानिक जड़ें या एडवेंटिशियस रूट्स पाई जाती हैं जो तने का लक्षण है। तो इस आधार पे क्या है, इसको हम लोग क्या है पहचानते हैं। ठीक है, इसमें से ट्यूबर आलू होगा एग्जाम्पल, कॉम का एग्जाम्पल होता है अरबी कोचई, और सूरन मतलब जिमी कांदा। ठीक है, हम लोग छत्तीसगढ़िया लोग तो जिमी कांदा के नाम से जानते हैं, है ना। और प्रकंद राइजोम का एग्जाम्पल हो जाएगा अदरक और हल्दी, जिंजर और क्या है गार्लिक। तो ये ध्यान रखेंगे सभी के सभी जड़ का ऑप्शन दिए, सॉरी तने का ऑप्शन दिया गया है। इसमें से जो प्याज क्या है बल्ब होता है। प्याज और लहसुन, लहसुन मतलब गार्लिक भी क्या है एक प्रकार का बल्ब है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ये, है ना। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है ना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो ये भी अपने आप में क्या है एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है स्प्लीन, स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा भी बोलते हैं, यकृत मतलब लीवर, है ना, और क्या है हृदय मतलब हार्ट, है ना। चौथा ऑप्शन क्या है, नन ऑफ अबव, चौथा ऑप्शन इसमें नन ऑफ अबव। तो इसमें देखिएगा, है ना। तो देखो इसका क्या है जो आंसर है वो है ना स्प्लीन। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि स्प्लीन को ही ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी मतलब क्या है आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। स्प्लीन को ही क्या है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी या आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आरबीसी जब टूटता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नामक पिगमेंट्स में, तो और कहां पे टूटेगा वो केमिकल प्रोसेस, कहां मतलब आरबीसी का रासायनिक रूप से विखंडन, केमिकल ब्रेकडाउन वो स्प्लीन में होता है ना, वो स्प्लीन में होता है। ठीक है, तो वो जो घटना घटती कहां पे स्प्लीन में, अधिकांशतः क्या होता है आरबीसी लगभग 120 दिन बाद ना ब्रेक हो जाता है, क्योंकि इसकी लाइफ 120 दिन की होती है। ठीक है, तो ये केमिकल ब्रेकडाउन होता है स्प्लीन या प्लीहा में। इसी कारण स्प्लीन या प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, ये अलग चीज है। बट स्प्लीन ब्लड बैंक भी कहलाता है। ठीक है, स्प्लीन ब्लड बैंक भी कहलाता है। इसका कारण क्या होगा देखिएगा, जो इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु जिनका ना हाल ही में जन्म हुआ है। ठीक है, क्लियर। और क्या होते हैं अनबॉर्न चाइल्ड, अनबॉर्न चाइल्ड का मतलब हो गया ऐसे बच्चे जो गर्भस्थ शिशु, ऐसे बच्चे जिनके माता के है ना गर्भाशय में क्या है डेवलपमेंट हो रहा है और फ्यूचर में उनका जन्म होगा। तो इन्फेंट और अनबॉर्न चाइल्ड में क्या होता है ना, जो स्प्लीन रहता है, स्प्लीन या प्लीहा रहता है, वो ब्लड का निर्माण करता है। इसी कारण ये ब्लड बैंक भी कहलाता है। ठीक है, इसी कारण ये ब्लड बैंक भी कहलाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीहा या स्प्लीन के संदर्भ में। ठीक है, अगला प्रश्न है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। ठीक है, किसके द्वारा? ठीक है, मतलब लीवर क्या करेगा, यूरिया को सिंथेसाइज कर रहा है, तो नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू, क्रेब्स साइकिल के थ्रू, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू या आर्निथिन साइकिल के थ्रू, किसके द्वारा कर रहा है? ठीक है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं और ध्यान रखेंगे ये ना जो हम लोग जूलॉजी में लीवर मतलब ये क्या है पाचन तंत्र जब पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते हैं, लीवर के फंक्शन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में है ना इससे प्रश्न बहुत आता है, क्योंकि लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है। ठीक है, लीवर क्या है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, तो यहां से प्रश्न बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और आप एक चीज और ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके जाइएगा, है ना। देखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, हम लोग क्या है जो भोजन में प्रोटीन ग्रहण करते हैं, है ना, वो प्रोटीन क्या होता है अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अमोनिया क्या है हमारे लिए बहुत ही खतरनाक मटेरियल है। ठीक है, तो इस अमोनिया को क्या करता है लीवर यूरिया में कन्वर्ट करता है,
और किडनी के पास पहुंचाएगा। किडनी यूरिया को वाटर में डिसॉल्व करके यूरिन के माध्यम से बाहर क्या करेगा, एक्सक्रीट कर देता है। इसीलिए हम लोग यूरियोटैलिक जंतु की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो यूरिया हमारे शरीर में यूरिन में पाया जाने वाला एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। ठीक, ये जो पूरा इंटायर प्रोसेस होता है ये लीवर में होता है और लीवर क्या करता है, ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा क्या करेगा, है ना, ये यूरिया का निर्माण करता है। ठीक है, और ये बहुत जरूरी भी है। इसी कारण हम लोग लीवर को एक प्रकार का उत्सर्जी अंग, इसीलिए हम लोग लीवर को एक प्रकार का उत्सर्जी अंग या एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में भी पढ़ते हैं और इंक्लूड करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग कहाँ पे होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। प्रकाश संश्लेषण की दर को नापने में, वृद्धि दर को नापने में, रसाकर्षण की दर को नापने में, ऊर्जा ह्रास की दर को नापने में। ठीक है, रसाकर्षण मतलब होता है पौधों में जो क्या होता है, जल के साथ, है ना, पौधों में जल मतलब वाटर के साथ मिनरल डिसॉल्व होके क्या होते हैं, जाइलम फ्लोएम के द्वारा क्या है, जाइलम के द्वारा खासकर क्या है, ऊपर जाते हैं पौधों के अलग अलग भागों में। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें से 4 ऑप्शन में क्या है, मतलब ये प्लांट से रिलेटेड सब क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्लांट फिजियोलॉजी से क्या है, रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग होता है, हम लोग क्या है, प्लांट में वृद्धि दर, उसका ग्रोथ मतलब क्या है, प्लांट की लेंथ कितनी तेजी से बढ़ रही है उसको मापते हैं। ठीक है, और एक और वैज्ञानिक थे हमारे यहाँ के बहुत ही महान और प्रसिद्ध, जे.सी. बोस, उन्होंने भी कैस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। वो भी, उसने भी क्या किया था, उस यंत्र ने पौधों का ग्रोथ को बताया था और उन्होंने ये बताया कि पौधे भी क्या है, मनुष्यों और जानवरों के जैसे क्या है, सजीव या लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो वो विज्ञान में बहुत महान खोज थी अपने आप में। ठीक है, तो वैसे ही क्या है, ऑक्जेनोमीटर भी क्या करेगा, प्लांट ग्रोथ को मेजरमेंट करने वाला एक अपरेटस या यंत्र है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, हमारे यहाँ जो बैचेस चल रही हैं उसके बारे में। देखिएगा, रायपुर में सेंट्रल लाइब्रेरी ब्रांच है, वहां 10 नवंबर 2025 है ना, तो 10 नवंबर से क्या है, मॉर्निंग की बैच है 7:30 से 10:30 बजे। और ये जो कॉम्बो बैच है ना, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, प्लस आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी क्या है, प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये जो बैच है CGPSC प्री और क्या है, व्यापम को देख के डिजाइन किया गया है। ठीक है, बाकी के भी जो एग्जाम व्यापम कंडक्ट करता है उसके लिए भी क्या है ना, ये आपके लिए काम का रहेगा। तो आप इस बैच के लिए इंटरेस्टेड हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जो फोन नंबर दिए गए हैं स्क्रीन में, उससे क्या है कांटेक्ट करके क्या है, आप और बैचेस के बारे में जानकारी फर्दर प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, शुरू के 50 बच्चों को फीस में क्या है, 20% का क्या है, डिस्काउंट भी दिया जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के किस भाग में श्वसन लय, है ना, मतलब श्वसन लय मतलब क्या होता है, हम लोग सांस लेते हैं ना, उसका एक रेट रहता है, उसका एक रिदम रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये आपसे पूछा गया है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कौन रेगुलेट करता है। इस प्रश्न का मतलब है रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कौन रेगुलेट करता है, रेगुलेशन कौन करता है, ये पूछा गया है। ठीक है, रेगुलेशन का मतलब होता है क्या है, कई बार ना रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाती है जो नॉर्मल रेट से, तो उसको क्या है, वापस उस सामान्य अवस्था में लाना जरूरी रहता है। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट इसको रेगुलेट कर रहा है, 4 ऑप्शन दिया गया है आपको, मेडुला, सेरिबेलम, कॉर्पस कैलोजम और सेरिब्रम। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन एक प्रकार का क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है, अनैच्छिक क्रिया है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पार्ट रहता है, जो ब्रेन का जिम्मेदार है वो है मेडुला, और मेडुला का ही पूरा नाम क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा।
मेडुला का क्या है, पूरा नाम क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, ये हमारे हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन का मतलब क्या होता है, पश्च मस्तिष्क का क्या है, पार्ट है। ये हमारे हाइंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क का पार्ट है। ठीक है, ये हमारे हाइंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क का पार्ट होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो ब्रेन और उसके पार्ट के फंक्शन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसको 3F हार्मोन कहा जाता है, ठीक है, किसको 3F हार्मोन कहा जाता है, एड्रेनलिन, प्रोलैक्टिन, फॉलिकुलर हार्मोन एंड पिट्यूटरी हार्मोन्स। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है इस मायने में कि ये भी क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते। तो ये क्या है 3F, 3F का मतलब क्या होता है, यहां पे 3 F है, तो एक F का मतलब है फियर, दूसरा फाइट, और तीसरे का मतलब होता है फ्लाई। तो फियर, फाइट एंड फ्लाई। ठीक है, क्लियर। इसका संबंध एड्रीनलिन हार्मोन से है। एड्रीनलिन हार्मोन क्या होता है, यूजुअली फियर और एंगर मतलब डर और गुस्से के समय बनता है। ठीक है, डर और गुस्से के समय में बनता है। जब डरते हैं या हम लोग को गुस्सा आता है तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, और क्या है, हार्ट बीट बढ़ेगी तो सांस तेज हो जाती है, अर्थात रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ जाता है, अर्थात क्या होगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ जाएगा, है ना। तो ये घटनाएं घटती हैं, और भी हैं चेंजेस जो देखने को मिलते हैं बॉडी में, है ना। ठीक है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, मतलब ऐसी कोई घटना घटी जिसके कारण हम डरे या गुस्से में आए, तो वो दोनों के बीच में क्या होता है, कोई घटना घटेगी तब एड्रीनलिन बनेगा। मान लीजिए वो घटना डराने वाली है तो आप डरोगे, और गुस्सा दिलाने वाली तो आपको गुस्सा आएगा। उस दौरान बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं, हार्ट बीट और रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। ठीक है, इसका मतलब इस घटना के दौरान बॉडी में क्या होता है, हार्मोन बनता है एड्रेनलिन, जिसको क्या है 3F हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एड्रेनलिन को इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन का मतलब होता है संकटकालीन हार्मोन, या एक और नाम दिया गया है फियर, फाइट एंड फ्लाई। ठीक है, तो फिर सॉरी, इसको ना फाइट एंड फ्लाई, फियर, फाइट एंड फ्लाई तो बता दिया था, इसको क्या है, फाइट एंड फ्लाई भी बोला जाता है हार्मोन। तो इसको फाइट एंड क्या है, फ्लाई हार्मोन के नाम से भी जाना जाता। तो ये 3 नाम है इसके। एक तो 3F तो क्वेश्चन में ही पूछा गया था, इमरजेंसी, और क्या है, फाइट एंड फ्लाई हार्मोन। इसको एक और नाम है, आप नोट कर लेंगे, इसको एपिनेफ्रिन हार्मोन भी बोला जाता है। ठीक है, इसको एपिनेफ्रिन हार्मोन भी बोला जाता है, और ये एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर में रहता है वहां के, ठीक है, एड्रीनल मेडुला पार्ट से रिलीज होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये तो एक ही हार्मोन के 4 नाम हैं, है ना। अगला जो क्वेश्चन है, मानव हृदय में पेसमेकर होता है। ठीक है, मानव हृदय में कशेरुकी दिया मतलब कॉर्डेटा, जिसमें और दूसरे जानवर भी आते हैं, है ना। तो मानव हृदय में पेसमेकर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसे नोड, एवी नोड, पुरकिंजे फाइबर और बंडल ऑफ हिज। ठीक है, क्लियर। तो ये प्रश्न पूछा गया है ना। देखिएगा, तो ये 4 ऑप्शन है, आप देखें, अगर आपको पता हो तो सॉल्व करके। ठीक है, मैं बता रहा हूं इसका आंसर, है ना। तो क्या होगा, मानव हृदय में जो पेसमेकर है, तो वो क्या है, मानव हृदय में जो पेसमेकर होता है वो होता है एसे नोड। एसे नोड को साइनो ऑरिक्यूलर नोड, ऐसे नोड को साइनो ऑरिक्यूलर नोड बोला जाता है। ये राइट एट्रिया या दायां आलिंद में पाया जाने वाला क्या है, मसल फाइबर है। मसल फाइबर मतलब मांसपेशियां, और ये जो मसल फाइबर है वो इलेक्ट्रिक इंपल्स क्या करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स क्या है, जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक इंपल्स का मतलब क्या होता है, विद्युत स्पंदन की उत्पत्ति करता है, जिससे हार्ट क्या करता है, पंप करता है, जिससे हार्ट क्या करता है, पंप करता है। ठीक है, तो हमारा हार्ट क्या है, ऐसे नोड के
बने हुए करंट से काम करता है, इसी कारण ऐसे नोड को क्या बोला जाता है, साइनो-ऑरिकुलर नोड को पेसमेकर भी कहा जाता है। एक ऑप्शन इसमें एवी नोड भी दिया गया है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है, एवी नोड का मतलब, और ये रहता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल या बायां नीलय में, ये भी करंट जनरेट करता है, लेकिन आंसर ऐसे नोड है। कारण क्यों? क्योंकि ऐसे नोड के द्वारा बनाया गया करंट, जनरेट किया गया करंट एवी नोड से ज्यादा होता है, इसीलिए क्या है, पेसमेकर ऐसे नोड को बोलते हैं। बाकी पुरकिंजे फाइबर और बंडल ऑफ हिस, ये भी मसल फाइबर हैं जो जनरेट हुए करंट को क्या करेंगे, पूरे हार्ट में सर्कुलेट करते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। एक और जो बैच है हमारी वो बिलासपुर ब्रांच के लिए है, ठीक है, और जो क्या अमीन पटवारी और अपना शिक्षक भर्ती और क्या है टेट के लिए भी है। लेकिन ये जो क्लास है देखिएगा ध्यान से, सॉरी ये क्लास है मैराथन क्लास होगी मैथमेटिक्स की, ठीक है, ज्यामिति और क्षेत्रमिति के जो टॉपिक हैं उसके प्रश्न रवि सर क्या है सॉल्व करवाएंगे। तो डेट को ध्यान रखेंगे आप, 16 नवंबर 2025 का है ना, संडे के मॉर्निंग क्या है 9 बजे से। तो आप क्या है ना, ऑनलाइन अगर वहां रहते हैं तो ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं, अदरवाइज यूट्यूब का तो ऑप्शन है ही है, ठीक है, तो अदरवाइज क्या है, यूट्यूब का तो ऑप्शन है ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अग्नाशय मतलब, अग्नाशय का मतलब होता है पैंक्रियास, ठीक है, अग्नाशय का मतलब होता है पैंक्रियास। तो अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग स्रावित करता है इंसुलिन तथा अग्नाशयी रस, ग्लूकागॉन तथा अग्नाशयी रस पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं, इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन, और इंसुलिन ग्लूकागॉन तथा अग्नाशयी रस या पैंक्रियाटिक जूस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, जो पैंक्रियास होता है ना, वो पैंक्रियास क्या है, एक प्रकार का मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, एक प्रकार का मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। मिक्सोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हैं, जो एक्सोक्राइन और प्लस एंडोक्राइन दोनों की तरह कार्य करता है। तो एक्सोक्राइन का मतलब वो एंजाइम भी बनाता है, ठीक है, और एंडोक्राइन का मतलब वो क्या है, हार्मोन बनाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, जो पैंक्रियास से बनने वाले एंजाइम हैं वो पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं। एक द्रव जो बनता है पैंक्रियास से, पैंक्रियाटिक जूस में ही क्या होते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस में ही एंजाइम पाए जाते हैं। तो इस प्रकार पैंक्रियास एक्सोक्राइन ग्लैंड हुआ और वो हार्मोन बनाएगा तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड हो जाएगा। अब देखिएगा, जहां जहां पैंक्रियाटिक जूस लिखा है तो वो तो एक्सोक्राइन का पार्ट हो जाएगा। तो पैंक्रियाटिक जूस क्या है, पहले ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में है और तीसरे ऑप्शन में। अगर ये इस हिसाब से बनाएंगे तो बड़े आसानी से प्रश्न बन रहा है। अदरवाइज आपको ये पता है अच्छे से कि एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन बनाते हैं और हार्मोन को आपने अच्छे से पढ़ा है तो वैसे भी बन जाएगा। जैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन, यही आंसर है सही। इंसुलिन और ग्लूकागॉन क्या है, क्योंकि बाकी जगह तो पैंक्रियाटिक जूस लिख दिया है, तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इंसुलिन पैंक्रियास की बीटा सेल और ग्लूकागॉन क्या है, पैंक्रियास की अल्फा सेल रिलीज करती है, ठीक है। इस हिसाब से आंसर सी हुआ। और क्या है, इस हिसाब से अग्नाशय का वो बिहेवियर हमको पता लगा जिसमें वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह क्या है, कार्य कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा ट्रिकी प्रश्न था ये। आगे बढ़ते हैं, है ना। किस ग्लैंड को फोरस ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। किस ग्लैंड को क्या है बोला जाता है, फोरस ग्लैंड बोला जाता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए, पिट्यूटरी, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेड्यूला एंड प्लासेंटा, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब देखिएगा क्या है ना, हमारे शरीर में किडनी के ऊपर में एक ग्लैंड होती है एड्रिनल। एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप का ऐसा होता है ना। इसके बाहरी पार्ट को हम लोग एड्रिनल क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं, और मिडिल पार्ट को क्या बोलते हैं, एड्रिनल मेड्यूला बोलते हैं। तो मिडिल पार्ट को हम लोग एड्रिनल मेड्यूला बोलते हैं। इसमें से एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है ना, बाहरी भाग, ठीक है, ये क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है।
वो हार्मोन रिलीज करता है, उसको ना 4S फंक्शन के नाम से जानते हैं। अब 4S फंक्शन में क्या हो जाएगा, एक S का मतलब हो गया शुगर मेटाबॉलिज्म, मतलब कार्बोहाइड्रेट से शुगर में कन्वर्जन करना। दूसरा जो S का मतलब हो जाएगा सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब जो शुगर है उससे एनर्जी जनरेट करना। ठीक है, ये दोनों काम ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन करता है। इसके बाद सॉल्ट रिटेंशन, सोडियम और पोटेशियम की मात्रा को क्या करना, कंट्रोल करना, ये मिनरलोकार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन करता है। और इसके बाद है सेक्सुअल एक्टिविटी, इसको क्या है कंप्लीट करने में हेल्प करता है, क्या है, कार्टिसोल। तो ये तीनों के तीनों हार्मोन जो हैं एड्रीनल क्या है कॉर्टेक्स वाले रीजन से रिलीज होते हैं, जो एड्रीनल ग्लैंड का बाहर वाला पार्ट है। इसी कारण इसका नाम 4S ग्लैंड भी पड़ गया है, इसके कार्यों के कारण। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, है ना। मनुष्य का हृदय होता है, ठीक, न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक, ए और बी बोथ, और क्या है, वेनस। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न सॉल्व किया था हमने, जिसमें यह पढ़ा था कि हमारी बॉडी के ऐसे नोड अर्थात पेस मेकर से करंट जनरेट होता है और हार्ट काम करता है। हमारा हार्ट जो होता है मायोजेनिक हार्ट होता है, क्योंकि हमारा हार्ट पंपिंग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है अर्थात इलेक्ट्रिक इंपल्स वो खुद पैदा करता है और उसके लिए किसी दूसरे अंग पर किसी भी प्रकार से निर्भर नहीं है। इसी कारण हमारा ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक हार्ट है। लोअर एनिमल क्या है, न्यूरोजेनिक होते हैं। न्यूरो मतलब हो गया उसका संबंध ब्रेन से, और ब्रेन के इलेक्ट्रिकल इंपल्स से उनका शरीर काम करता है। लेकिन हमारी बॉडी बहुत एडवांस है और हमारा हार्ट मायोजेनिक होता है, तो इसका आंसर बी आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रायपुर सिटी प्लाजा ब्रांच के लिए, है ना। 17 नवंबर की बैच है, मॉर्निंग 7:30 से 10:30 तक का। और ये जो टारगेटेड जो बैच है ये वर्ग 3 अर्थात सहायक शिक्षक के लिए है। अगर आप इस बैच में एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन में जो नंबर्स है उसमें ऑफिस के नंबर पे आप कॉल करके और फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आंख का वह भाग जो रक्त वाहिकाओं से रहित है। ठीक है, रक्त वाहिका मतलब होता है ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरीज में क्या क्या आता है, धमनी मतलब आर्टरी, और क्या, शिरा मतलब वेन। तो आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा पार्ट है जिसमें क्या है, ब्लड वेसल मतलब आर्टरी या वेन नहीं पाया जाता, कॉर्निया, रेटिना, कोरोइड और यूविया। ठीक है, ये क्या है, आपको क्या है, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ये चारों ऑप्शन को क्या करना है, आपको टिक करके देखिए बन रहा होगा कि नहीं, बन रहा है कि नहीं वो चेक कीजिए। ठीक है, देखिएगा क्या है, ये इसका आंसर कॉर्निया है। कारण क्या, हमारा जो आई बॉल का सबसे ऊपर का लेयर जो रहता है, ये आई बॉल के ऊपर के लेयर को क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक है, स्क्लेरा में किसी भी प्रकार का नर्व एंडिंग मतलब तंत्रिकाएं और क्या है, ब्लड कैपिलरीज अर्थात आर्टरी और वेन नहीं पाए जाते। और यही स्क्लेरा आगे बढ़ करके क्या करेगा, हमारे कॉर्निया का निर्माण करता है। तो जब स्क्लेरा से कॉर्निया बना है और स्क्लेरा में क्या है, आर्टरी और वेन अर्थात रक्त वाहिकाएं नहीं है, तो रेटिना में तो क्या है, कॉर्निया में भी नहीं होंगी। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉर्निया। रेटिना में ब्लड वेसल पाई जाती हैं और नर्व एंडिंग भी रहता है, ऑप्टिक नर्व जो क्या है ब्रेन को कनेक्ट करता है। खैर इसका आंसर तो क्या है, कॉर्निया आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कथन कारण वाला, है ना, ध्यान से पढ़ेंगे। लाइजोसोम एक ऑटोफैगिक कोशिकांग है जो आत्महत्या की थैली कहलाता है, सुसाइडल बैग। यह सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के दौरान स्वयं नष्ट हो जाता है तथा कोशिकाओं की मृत्यु में क्या है, कोशिकाओं की क्या है, मृत्यु में क्या है, सहायक होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अभी तक ना हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, वो बेसिक क्वेश्चन था मतलब फैक्चुअल। एक क्वेश्चन था हार्मोन वाला पेंक्रियास का, वो ट्रिकी क्वेश्चन था, और ये वाला सबसे एडवांस क्वेश्चन है। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा रहा हूं। और ध्यान रखेंगे सीजीपीएससी आजकल एडवांस क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछ रहा है।
आपको अपनी तैयारी में बेसिक क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन और क्या है एडवांस क्वेश्चन तीनों को शामिल करना है, तभी क्या है आप सिलेक्शन के पास पहुंचोगे। तो इस प्रकार के प्रश्न क्या है सीजीपीएससी में पूछे जा रहे हैं आजकल पिछले कुछ सालों से। तो आपको इस टाइप के भी एमसीक्यू सारे सब्जेक्ट के सॉल्व करने हैं और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये क्या है एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको दोनों स्टेटमेंट नहीं पता और इसका एक मीनिंग, जैसे देखो यहां पे ऑटोफैगिक का मीनिंग नहीं पता, सुसाइडल बैग का मीनिंग नहीं पता, ठीक है, और सेल की डेथ का प्रोसेस आपको नहीं पता, माइक्रोब मतलब जीवाणु या जीवाणु मतलब बैक्टीरिया और कवक मतलब फंगी कैसे बॉडी को अटैक करते हैं, हमारा बॉडी कैसे उससे फाइट करता है, ये सारी चीजें आपको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, ये क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। इसमें क्या बोला गया है, कथन ए सत्य कारण आर गलत है, असर्शन रीजन वाला है। कथन ए गलत कारण आर सत्य है। ए और आर दोनों सही, लेकिन क्या है आर ए का सही स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। और यहां ध्यान से पढ़ना, ए और आर दोनों सही तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही क्या है एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, देखते हैं, ठीक है। पढ़े होगे तो बन जाएगा, नहीं पढ़े होगे तो नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। पढ़ना भी क्या मतलब जब फैक्ट के साथ कंसेप्ट क्लियर होगा तभी ये बन पाएगा इस प्रकार का प्रश्न। देखिएगा लाइजोसोम को क्या बोला गया, ऑटोफैगी। ऑटो मतलब होता है स्वयं, फैगी का मतलब होता है, फैगीन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है खाना, स्वयं को खा जाना। तो स्वयं को खाना क्या, लाइजोसोम कहाँ रहता है, लाइजोसोम कोशिका के अंदर पाया जाता है। और लाइजोसोम क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में कोशिकाओं को ही मार देता है, उसका भी लाभ है हमको। जैसे क्या हम लोग घर में सब्जी ले आए सस्ता है करके बहुत सारा, लेकिन क्या कुछ खराब सब्जी को हम लोग ना फ्रिज से बाहर फेंक देते हैं, उसका फायदा ये है कि वो खराब सब्जी जो आधा 1 किलो उसके चक्कर में 20-25 किलो का सामान खराब हो जाएगा। वैसे ही क्या करता है लाइजोसोम जज करता है और हमारी कोशिका जो बीमार या बूढ़ी रहती है उसको क्या करता है, किल कर देता है। इसका फायदा क्या, उसके जगह में नई कोशिकाएं जन्म लेती, और जितनी ज्यादा नई कोशिका रहेगी हमारे शरीर में उतना उत्तक और अंग क्या है अच्छे से काम करेगा। तो ये बात तो सत्य है कि ये ना ऑटोफैगिक होता है लाइजोसोम। आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली इसलिए बोलते हैं कि जब कभी भी हमारे शरीर में क्या होगा, बैक्टीरिया या फंगी का आक्रमण होता है तो लाइजोसोम लाइजोजाइम नामक एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज करता है जो कि बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर का रहता है, और वो बैक्टीरिया और फंगी के जो सेल वॉल को डैमेज कर देता है, और उससे क्या होगा बैक्टीरिया और फंगी की मृत्यु हो जाती। इस दौरान लाइजोसोम खुद भी मर जाता है इसलिए हम लोग लाइजोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। अगर आपको ये पूरा पता है तो उस हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए को क्या कर रहा है, स्टेटमेंट को कंप्लीट कर रहा है या जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो ये ध्यान रखिएगा, कोशिकाओं में मृत्यु में सहायक इसी कारण ऑटोफैगिक हो गया, और सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर रहा है इसी कारण यह आत्महत्या की थैली हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विटामिन के जोड़ी पर विचार करें जो एनीमिया से संबंधित है, ठीक है। अब देखो इस प्रश्न में क्या है, कैसा ट्रिकी प्रश्न है ना, ये भी थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन के कैटेगरी में आएगा। अब इसमें ना डायरेक्ट विटामिन का नाम ना देके उसका वैज्ञानिक नाम दे दिया गया है, और यदि आपको विटामिन का वैज्ञानिक नाम नहीं पता तो ये प्रश्न नहीं बनने वाला आपसे, ठीक है। और एनीमिया को कॉज करने वाले एक विटामिन का नाम नहीं पूछा गया है, 2 विटामिन का नाम पूछ दिया गया है। मतलब पूरा विटामिन आपको याद होगा तभी बना पाओगे, 1-2 याद होगा, इंपॉर्टेंट याद होगा, या केवल क्वेश्चन सॉल्व के ही चले गए हैं तो भी फंस जाओगे आप इस टाइप के प्रश्न में, ठीक है। देखिएगा इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आएगा पायरिडॉक्सिन जिसको विटामिन B6 बोलते हैं, और क्या है साइनोकोबालामीन जिसको विटामिन B12 के नाम से जाना जाता है। पायरिडॉक्सिन की कमी से सामान्य एनीमिया और साइनोकोबालामीन अर्थात विटामिन B12 की कमी से परनीसियस एनीमिया होता है, ठीक है। इसकी कमी से क्या होगा, परनीसियस एनीमिया होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो ये 2 विटामिन हो गए जो कि दोनों के दोनों एनीमिया से क्या है रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना। देखिएगा रिक्त स्थान की पूर्ति करके सही विकल्पों
का चयन करना है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, यहां फिर इन द ब्लैंक्स है, नीचे ऑप्शन में उसका आंसर दिया गया है सीक्वेंस में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना के द्वारा हृदय में आता है, जो के द्वारा शरीर में भेज दिया जाता है। अंत में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के द्वारा फेफड़ों तक भेजा जाता है। ठीक है, इससे संबंधित क्या है, ब्लड वेसल क्या है, ये पूछ दिया गया है आपको, डक्ट को पूछा गया। देखिएगा ध्यान से, इसके लिए पूरा कार्डियक साइकिल आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। दूसरा चीज, आर्टरी और वेन का नामकरण कैसे होता है और उसका कार्य क्या है वो पता होना चाहिए। और आर्टरी और वेन का अपवाद जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन होता है वो भी पता होना चाहिए, तब आप इस प्रकार के प्रश्न को बना पाओगे, अदरवाइज तो ये मुश्किल है। तो ये क्या है, एडवांस लेवल का कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो देखो क्या होता है, डक्ट जो आपको पढ़ना है मैं बता देता हूं, कभी भी प्रिपरेशन करोगे तो पढ़ाई करते रहोगे इसकी, या फिर पढ़ लियो तो रिवाइज जरूर करना। आपको ना 5 प्रकार के डक्ट जो हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है, क्लियर, पल्मोनरी वेन, एओर्टा, इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा और पल्मोनरी आर्टरी, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं तो फेफड़े से ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, पल्मोनरी वेन के द्वारा हृदय में आता है, और हृदय जो क्या करता है, एओर्टा या महाधमनी के द्वारा उसको पूरे शरीर में भेज देता है। लास्ट में क्या होगा, एसवीसी और आईवीसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेंगे, हमारे राइट पार्ट हार्ट के राइट एट्रिया में लाते हैं, जो लास्ट में पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा क्या है, लंग्स तक वापस भेजा जाएगा। ठीक है, तो जो पल्मोनरी क्या है, आर्टरी के द्वारा क्या है, भेजा जाता है वापस। ठीक है, तो ये क्या है, इसको मैंने बता दिया है ना, जो क्वेश्चन में जो फिलिंग द ब्लैंक्स था। बाकी डक्ट जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने वो बताया जरूर पढ़ेंगे, है ना। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, देखिएगा ये सीक्वेंस में जो पल्मोनरी वेन, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी, तो आंसर ए आएगा इसका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर। एक और प्रश्न है लास्ट, वो सॉल्व कर लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कर सही कूट का चयन कीजिए। यह भी एडवांस क्वेश्चन है, इस टाइप का भी प्रश्न आजकल बहुत पीएससी पूछ रहा है। ग्लोब्यूलिन एक प्रोटीन है जो एंटीबॉडी की तरह कार्य करता है, ये ठीक है। शरीर में टी सेल प्रतिरोधकता से संबंधित है। WBC मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल इम्यूनिटी से संबंधित है। मतलब इम्यूनिटी मतलब क्या होता है, जब बैक्टीरिया फंगी का आक्रमण होता है तो बॉडी उसको रिस्पॉन्स करती है, और इम्यूनिटी अच्छी होती है तो हम लोग बीमार कम पड़ते हैं। ठीक है, तो WBC मोनोसाइट न्यूट्रोफिल इम्यूनिटी से संबंधित है तथा फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा क्या करती है, हमारी सुरक्षा करती है। ठीक है, तो ये पूछा गया है। अब आपसे ये पूछा गया है कि ये तीनों स्टेटमेंट में कौन कौन सा सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन मैं इसलिए बता रहा हूं, इस साल का नोबेल प्राइज जो मेडिसिन का मिला है वो हमारे शरीर के इम्यूनिटी को जानने के लिए और अच्छी तरीके से उसको पहचानने के लिए दिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे टी सेल इसमें मेंशन हुआ है ना ऑप्शन में। अब ध्यान रखेंगे, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर ब्लड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। तो ग्लोब्यूलिन क्या है, एक प्रोटीन है जो एंटीबॉडी की तरह कार्य करता है। हाँ करता है, ये ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। प्लाज्मा हमारे ब्लड का तरल पदार्थ है जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कंटेन करता है। दूसरा, शरीर में टी सेल इम्यूनिटी या प्रतिरोधकता से संबंधित है, 100% संबंधित है। ठीक है, हमारी बॉडी जो क्या है एंटीबॉडी बनाती है, वो दो तरीके से बनाती है। एक है जो बी सेल मतलब बोन मैरो, और टी सेल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, टी मतलब थाइमस ग्रंथि। ठीक है, और WBC मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल इम्यूनिटी से संबंधित है, बिल्कुल 100% इम्यूनिटी से संबंधित है। और फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया और फंगी को क्या है किल करते हैं। तो ये ना तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है इस क्वेश्चन का। तो ये तो ऑप्शन आपको मिल ही जाएगा। क्लियर है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक, मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।
और अच्छे से तैयारी कीजिए।